हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है और अभी उसके लगभग 45 दिन के आसपास बचे हुए हैं। इतने दिन जो है उसके बचे हुए हैं, तो हम जो है डेली बेसिस पे अब टेस्ट सीरीज जो है प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपनी तैयारी को बेटर बना सकें। और जो भी चीज़ें हमको ये एनालिसिस होती हैं, एनालाइज होती हैं कि हमारी कौन सी चीज़ कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, तो हम उस पर जो है काम कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम के बिल्कुल एंड के टाइम पे, अंतिम समय पे जो है अगर हम उन चीज़ों को सुधारेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि अंतिम समय रिवीजन का होता है। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें सही नहीं करनी है। अभी 1.5 महीना है हमारे पास, तो आराम से सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। और यही टाइम होता है कि एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले से जो है 2 महीने पहले से आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो इसी वजह से जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके हिसाब से, जितनी भी कोचिंगें हैं, यानी ध्येय आईएएस हो, मेक आईएएस हो, आपका जो सरस्वती आईएएस हो, या जो है आपकी संस्कृति आईएएस हो, दृष्टि आईएएस हो, और भी बड़ी बड़ी जितनी भी कोचिंग हैं जो पीसीएस का जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करती हैं, उन सभी के जो टेस्ट पेपर जो होंगे, उनकी जो टेस्ट सीरीज होंगी, वो सारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। हो सकता है कि एक टेस्ट सीरीज पूरी, यानी 150 क्वेश्चन जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है वो लंबा वीडियो हो जाए, तो हम उसको 2 पार्ट में करेंगे। लेकिन वीडियो आपको ऐसी वीडियो ऐसा डिस्कस होगा आपके साथ में कि ऐसा आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। पूरा डिटेल, पूरे अच्छे से साफ एकदम, स्क्रीन सब कुछ बहुत अच्छा, ठीक है, प्रॉपर एकदम। तो ये आप देख सकते हैं 2025 की टेस्ट सीरीज़ है, और टेस्ट सीरीज टेस्ट का नाम 1 है, यानी पहली टेस्ट सीरीज से शुरू कर रहे हैं और हम अंतिम समय तक पूरी टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करवाएंगे। ये हो सकता है कि आज मैं जैसे डीएससी की करवा रहा हूँ, यानी DIS की करवा रहा हूँ, इसके बाद में जो है हो सकता है मैं खानसर वाली जो उनका जो कोचिंग है KGS, उसका मैं ले लूँ। तो ऐसे करके मतलब चेंज कर, सरस्वती आईएएस, दृष्टि आईएएस, यानी चेंज कर करके करवाएंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज, इंग्लिश वाले इंग्लिश फॉलो करेंगे, लेकिन मैं हिंदी में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला, कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के संबंध में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला ये दिया है स्टेटमेंट। दूसरा दिया है कि उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघीय ढांचे को काफ़ी हद तक एकात्मक में बदल दिया जाना चाहिए, बदल दिया जाता है एक तरह से। तो ये जो हैं तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जो है उसकी लिखित की जो अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही करता है। बिना मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारेगा। तो ये नियम है तो नियम है। इसके अलावा उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए, तब राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगता है। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है संघीय ढांचे को काफ़ी हद तक एकात्मकता में बदल दिया जाता है। ये तीनों पॉइंट सही है, तो इसका जो है ये हो जाएगा आपका तीसरा डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अगला दूसरा नंबर है कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में, किसके संबंध में? PM गति शक्ति के मास्टर प्लान के संबंध में। तो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा यह रेलवे और सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों के साथ एक साथ लाता है।
ये भी बिल्कुल सही बात है। और यह योजना नीति आयोग की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्यान्वित करती है, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये एक ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही। अच्छा, इसके अलावा दूसरे का ए। इसके अलावा अब चलते हैं अगला। केंद्र और राज्य संबंधों पर अपनी सिफारिश के जो आधार पर निम्नलिखित घटनाओं आयोगों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब इनका क्रम क्या है वो आपको जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पुंछी आयोग की बात करते हैं। तो पुंछी आयोग जो है ये आपका 2007 में गठित हुआ था। इसके के.एम. पुंछी जो हैं इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, इसके अलावा सरकारी आयोग की बात करते हैं। तो सरकारी आयोग जो है ये कब गठित हुआ था? तो ये घटित हुआ था आपका 1983 ईस्वी में। कब? 1983 में। अब नीति आयोग की बात करते हैं। तो नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह इसका गठन किया गया है। तो योजना आयोग की जगह ये 2015 में इसका गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है राजमन्नार समिति की बात करते हैं। तो राजमन्नार समिति जो है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1969 में। कब? 1969 में। तो अब लगा सकते हैं आप सीरीज में आराम से बड़े प्यार से लगाएंगे कि सबसे पहले जो है क्रम किसका आता है। तो सबसे पुरानी चीज़ देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आएगा 1969। तो 1969 यानी चौथा सबसे पहले आएगा। अगर जब चौथा पहले आएगा ऑप्शन ये वाला, तो फिर ये वाले ऑप्शन जो है ये कट जाएंगे क्योंकि इनमें दूसरा पहले है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं इसके बाद आएगा आपका दूसरा यानी सरकारी आयोग। जब सरकारी आयोग आएगा तो दोनों में सरकारी आयोग है। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके बाद अब देखते हैं हम कि तीसरा कौन सा है। तीसरा आएगा आपका पुंछी आयोग 2007 में। तो 2007 में पहला कौन सा है? तो ये ए। तो ए आंसर हो जाएगा आपका। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका कि केंद्र राज्य संबंधों में जो सूची दी गई है, पहली सूची और दूसरी, इनको सुमेलित करना है, ठीक है। अब पहली सूची दी गई है इधर और दूसरी इधर, संबंध ये हैं और जो है संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो ये वाले इधर हैं, ठीक है। तो जो है अब इनको हमें क्या करना है? हमें इनको मिलाना है। तो सबसे पहले इन्होंने जो 4 संबंध दिए हैं, जैसे कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण, समझे ना, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है। और दूसरा कौन सा दिया है? ये विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और प्रशासनिक, यानी ये न्यायालय से जो आपने देखा होगा जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनका भी इसमें जो है न्यायाधिकरण होते हैं, उनका भी इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा है कि विधायी संबंध आपको पता है कि 245 से 255 तक। प्रशासनिक संबंध जो हैं सीधे सीधे होते हैं आपके, सीधे सीधे कहाँ से कहाँ तक? 256 से 263 तक। इसके अलावा जो है वित्तीय संबंध आपके होते हैं 268 से 293 तक। और जो है प्रशासनिक संबंध जो है ये होते हैं आपके 323 का से ले 323 का में दिया गया है इनका प्रशासनिक यानी ट्रिब्यूनल में। तो अब यहाँ से ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा अब चलते हैं आगे चलते हैं। अभी हमारी पहली टेस्ट सीरीज है। जब मैं इन टेस्ट सीरीज को 1-2 दिन में अभी मैं थोड़ा सा थ्रू आउट हो जाऊंगा इनसे, तो फिर मैं आपको बहुत अच्छे से और करवाने पाऊंगा, डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। यहीं पर आपको पूरा सॉर्ट आउट सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा अभी जो है रैंडमली मैं आपके सामने इस टेस्ट सीरीज को लेके आ रहा हूँ। मैं इसके लिए मेरी कोई तैयारी नहीं है, ना मेरे पास इसका आंसर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपना जितना भी कर सकता हूँ 100% मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आगे से जब आऊँगा तो मैं एक बार इसको देख कर आऊँगा ताकि मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे सकूँ, क्योंकि इसके आंसर वगैरह अगर मुझको पहले से डिटेल में पता होंगे तो मैं आपको और अच्छी चीज़ें ज़्यादा दे पाऊँगा। या
फिर मैं ऐसा करूँगा कि ये चीज़ें, ये टेस्ट सीरीज मैं पहले खुद सॉल्व करूँगा, उसके बाद जो है आपको जो है सॉल्व करने के लिए सॉल्व करवाऊँगा। तो उसमें क्या होगा कि मेरे को सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, आइडिया रहेगा, तो आपको डिटेल में आपसे डिस्कस हो पाएगा। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, अभी इन क्वेश्चनों में हमने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे सारी चीज़ें मैनेज होने वाली हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये है कि निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिन क्रम में जिसमें वे भारतीय संवैधानिक कानून में विकसित हुए हैं। अच्छा, तो अब इसमें हमें देखना होगा कि इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहला है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत सबसे पहला है। उसके बाद में आएगा मूल संरचना का सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत, और उसके बाद में आएगा आपका कौन सा, उसके बाद में आएगा आपका उपचारात्मक याचिका। तो ये जो है इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो है आपका 1 नंबर, और ये है यहाँ पर ये हो जाएगा 2 नंबर, यहाँ पर ये 3 नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं, तो यही आंसर है। ठीक, इसके बाद जो है अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हम इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि सर्वोच्च न्यायालय सिविल और आपराधिक संवैधानिक मामलों में अपील सुन सकता है। तो हाँ, बिल्कुल सुन सकता है और बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार जो है नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जो है, इस देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से बहुत ऊपर होता है, यानी वो सबसे ऊपर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी सलाह पर जो है काम करेगा, वो अपना स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्रता मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करता है। वो किसकी सलाह से काम करता है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। ठीक, तो इसमें जो है ये जो है गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। और यहाँ पर जो है अब तीसरा देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। हाँ, ये बिल्कुल है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको देखते हैं इधर, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें रिट जारी की जाती है 32 में, आर्टिकल 32 में, लेकिन हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट में 226 में जो है रिट दायर की जाती है। तो आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। आर्टिकल तो ये आर्टिकल 26 में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जाती है, और जो है हाई कोर्ट में 226 में रिट दायर की जाती है। तो जब इसका आंसर अब कौन सा सही होने वाला है, अब आप बताइए, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो एक और 3 जिसमें सही है वही आंसर होने वाला है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। तो अब तक हम 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आप देखते जाइए, धुआं कट जाएगा। इतने अच्छे से प्रॉपरली तैयारी होने वाली है कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सर, अब राज्यपाल की बात करते हैं। तो राज्यपाल से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो अब जो है कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, तो राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में नो कमेंट, फालतू कमेंट नहीं करूँगा मैं कोई, सिर्फ एग्जाम से रिलेटिव ही अभी बात होंगी। ठीक है, और जो है कोई बात फालतू की नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में जो है सूची 1 दी गई है और दूसरी सूची 2 दी गई है। अब इसमें देखते हैं क्या सीन है पूरा। तो इस इधर शक्ति दी गई है, इधर उदाहरण दिए गए हैं उसके एग्जाम्पल, तो उसमें मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करने वाले हैं किस चीज़ की, कि कार्यकारी शक्ति जो है किसके पास होती है। इसका उदाहरण क्या है, तो कार्यकारी शक्ति, उसके बाद विधायी शक्ति, उसके बाद न्यायिक शक्ति, उसके बाद विवेकाधीन शक्ति। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो कार्यकारी शक्ति है वो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, हाँ ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके बाद में यानी पहले का एक, अच्छा इसके बाद विधायी शक्ति राज्य विधानसभा के सबसे पहले सत्र को संबोधित करना,
विधायी शक्ति विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करना। चलो देखते हैं आगे। न्यायिक शक्ति किसके पास होती है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालयों से परामर्श करना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका सी का 3 हो गया। तो अब इसका 2 का आइडिया नहीं था, लेकिन 3 का आइडिया था। तो 3 का आइडिया ये था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाती है। अच्छा, इसके बाद में विवेकाधीन शक्ति की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना। हाँ, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए ये विवेकाधीन शक्ति है। वो राष्ट्रपति चाहे तो जो है अपने पास इसको अपनी विवेकाधीन शक्ति के लिए रख सकता है अपने पास में। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि डी का 4। तो अब इसमें ऑप्शन बहुत सिंपल है। इसमें क्या है कि 1 का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो अब इसमें देखते हैं कोई है। तो हाँ, इसमें पहला ही है। तो ए इज द राइट आंसर। इसका ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां आपका। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में एक साधारण विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित विधायी प्रक्रियाओं को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो अब इसमें सही क्रम से हमें व्यवस्थित करनी है चीज़ें। तो कैसे करेंगे भैया? तो अब देखते हैं एक बारी। 8वां क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, देखना आप। तो सबसे पहले विधानसभा द्वारा पारित विधेयक, दूसरे नंबर पर लिखा है इसने कि विधानसभा में पेश किया गया विधेयक, तीसरे नंबर पर लिखा है कि राज्यपाल की स्वीकृति। अच्छा, और चौथे नंबर पर इसने लिख दिया है कि विधान परिषद को प्रेषित करना। तो अब इसमें जो है सबसे पहले जो है हमें क्या है कि सबसे पहले विधानसभा में हम विधेयक को पेश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, विधेयक को पेश कर दिया भैया। विधेयक को पेश कर दिया तो यहाँ पर आ गए 2, यहाँ पर आ गए 2। अच्छा, सबसे पहले 2 आ गया। इसके बाद में विधेयक पेश हो गया, चलो ठीक है, 2 नंबर पर निशान लगा दिया। अब देखते हैं कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक। अब विधानसभा द्वारा विधेयक को किया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। विधेयक को पारित किया जाएगा, विधेयक को जो है पारित किया जाएगा। तो अब कौन सा हो गया? तो दूसरा नंबर कट गया, तो दूसरा आ गया। अच्छा, अब देखते हैं कि अब क्या होगा। अब होगा विधान परिषद को प्रेषित करना। हाँ, अब विधान परिषद को प्रेषित करना पड़ेगा इसे। विधान परिषद का मतलब आप जानते होंगे, विधान परिषद जो एमएलसी वगैरह जो होते हैं विधानसभा में, विधानमंडल में, तो वो जो हैं उनको प्रेषित करना होगा। उनकी भी सलाह लेनी चाहिए। जिस तरह से निम्न सदन, उच्च सदन लोकसभा राज्यसभा में होते हैं, संसद में होते हैं, जैसे संसद में राज्यसभा लोकसभा होते हैं, निम्न सदन उच्च सदन, वैसे ही विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो उनकी भी सलाह ली जाती है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर जो है क्या सीन है कि इनको चौथा ये वाला आ जाएगा। इसके बाद बचा कौन सा? राज्यपाल की स्वीकृति। तभी तो बाद में राज्यपाल की स्वीकृति तो बाद में ली जाती है ना। जैसे राष्ट्रपति की बाद में लोकसभा राज्यपाल फाइनल जो है राष्ट्रपति करता है। अब स्वीकृत तो यहाँ से राज्यपाल करेगा ना बाद में। तो ये वाला ए इज द राइट आंसर। इसका ए इज द राइट आंसर है। आप देख सकते हैं 2 1 4 3 ये इसका सही आंसर है। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल पर फिदा हो गया है ये टेस्ट सीरीज बनाने वाला जो एग्जामिनर है। तो अब इसमें देखते हैं कि राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी समय राज्य जो की विधानसभा जो होती है उसको भंग कर सकता है। इतनी पावर होती है क्या उसके पास? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जब तक विधानसभा के जो सदस्य हैं, जब तक उनकी बिना सलाह के कैसे ऐसा कर सकता है अचानक? अपने विवेक से कभी भी कैसे कर सकता है? तब आपने देखा होगा सीएम और राज्यपाल के बीच में कभी कभार विवाद भी हो जाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में आपके राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ उनकी सरकार गिर गई। जब सरकार पूर्ण बहुमत में होती है तो राष्ट्रपति
जो राज्यपाल जो होता है वो इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि विधायक जब तक मुख्यमंत्री के पक्ष में रहेंगे तब तक राज्यपाल कुछ नहीं कर पाएगा और पूर्ण बहुमत में सरकार होनी चाहिए। तो ये वाला सीन होता है। अच्छा, इसके बाद अब दूसरा देखते हैं। पहला तो गलत है, दूसरा देखते हैं कि राज्यपाल। अब जब पहला गलत है तो देखिए, पहला गलत होते ही एक ऑप्शन, दो ऑप्शन और तीनों ऑप्शन कट गए। बी इज द राइट आंसर, यानी 2 और 3 सही हैं। अब आप पढ़ के देख सकते हैं, तो इसमें अब दिमाग लगाना सही नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सूची 2 दी गई हैं, जिसमें एक साइड अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी साइड प्रावधान दिए गए हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 74। अब अनुच्छेद 74 में देखिए 74 दिया है, 75 दिया है, 85 दिया है और 105 दिया है। तो अब सबसे पहले अब आपको कौन से के बारे में पता है, ये देखिए। आपको जो आता है उसके बारे में हमें देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो है आपको सबसे पहले क्या है, हमें 75 के बारे में पता है। मान लो सपोज दैट 75 के बारे में जब पता है तो 75 का जो कौन सा आंसर होगा, 75 का आंसर कौन सा होगा। 75 होता है मंत्रिपरिषद से रिलेटेड। सीधी सी बात है, किससे रिलेटेड होता है, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड होता है 75, और संसद से रिलेटेड होता है 75। तो अब 75 का जो बी है तो बी का आंसर कौन सा होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का हो जाएगा 1। अच्छा, अब उस 74 का कौन सा होगा, 74 का, अब 74 का हमें पता नहीं है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे 85 का। तो 85 का कौन सा है, तो 85 का ये सही है। संसद के सत्र जो हैं ये जो है 85 में विवरण दिया गया है। तो सी का 3 हो गया। अब इसमें देखेंगे 74। अब 105 का देखते हैं। तो 105 का जो है, 105 का कौन सा है, तो डी का देखते हैं। तो डी का कौन सा है, डी का संसदीय विशेषाधिकार। संसद के जो विशेषाधिकार हैं वो 5 का हो जाएगा। तो अब जो है डी का कौन सा है, 2। तो अब देखिए ये 3 तो मिल रहे हैं, लेकिन एक के बारे में हमें जानकारी नहीं है। जैसे बी का 1 जो है, इसमें बी का जो है 1, और देखो सी का 3 और डी का 2। तो अब ए बचा ना, तो अब इसमें देख लो सेम है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद इस तरह से ही किए जाते हैं, क्योंकि सारे अनुच्छेद तो हमें पता नहीं होते। कई बार ऐसा होता है सारे पता होते हैं, कई बार 2 ही पता होते हैं। तो ऐसे जो है टैकल करनी है हमको ये चीज़ें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के मतों का मूल्य निम्नलिखित में से किस सूत्र से निर्धारित किया जाता है। अब इसमें बहुत सिस्टम है। इसमें सिस्टम क्या है कि खाली ये उस फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका, राष्ट्रपति के चुनाव में जो सांसदों के जो मत होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो अब इसमें जो है आपको फॉर्मूला जो है आपको बताना है। तो ये फॉर्मूला या तो आपको पता है तभी आप बता सकते हैं, ऐसे अनुमानित आप जो है तुक्का इसमें नहीं मार सकते। तो भारत की जनसंख्या, निर्वाचित सदस्यों सांसदों की कुल संख्या इंटू ये भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भारत की जनसंख्या, विधायकों की कुल, तो ये भी नहीं है, ये नहीं है। अब इसके अलावा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य। अच्छा, इसके बाद में भागित निर्वाचित सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल संख्या। हाँ, ये राइट आंसर है इसका, ये सही है और जो है गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर। 11 का सी इज़ द राइट आंसर। जो ऊपर विधानसभा विधायक होते हैं, विधानसभाओं के विधायक, और बट्टे में जो है सांसद और राज्यसभाओं के कुल सदस्य होते हैं। तो इस तरह से जो है डिफाइन किया जाता है। अब देखिए, आय हाय मज़ा ही आ गया। अब इस वाले में क्या करना है आपको कि निम्नलिखित राष्ट्रपति प्रावधानों को संबंधित अनुच्छेदों का मिलान कीजिए। अब इसमें क्या करना है, अब भैया सबसे पहले हमें पता होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस में होता है। तो राष्ट्रपति का तुमको पता है 52 से जो है स्टार्ट होता है, 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति, और 61 तक महाभियोग होता है। तो अब देखो 61 वाला भी इसमें दे दिया। तो सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास, एक ट्रिक है
कि पका चुनरी पुनर्योग शर्त शपथ महावियोग। तो महावियोग सबसे बाद में आता है और पका माने पद, पद सबसे जो है पहले आता है। तो अब पद तो इसमें है नहीं है, पद पक्का। अब कार्यकाल भी नहीं है इसमें। तो अब देखते हैं देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें महाभियोग हम टिक करते हैं। तो महाभियोग का ये हो गया आपका 61 का, बी का 1। अब बी का 1 इसमें है, अच्छा बी का 1 इसमें है, तो देखो इसमें भी ये भी गया और ये भी गया, यानी 2 ऑप्शन जो है कट गए इसके। ठीक है, अब हमें जो है 2 ऑप्शन देखने हैं, या तो ए होगा या डी होगा। अब देखते हैं आगे, अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे जब हम देखेंगे तो हमें ये पता है कि ए का जो है, अब ए का कौन सा है, तो ए का जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है 55 में, राष्ट्रपति का चुनाव होता है 55 में। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1। तो ऐसे ही जो है अब इसका पदावधि 56 में होती है, चुनाव के लिए योग्यताएं जो हैं वो 58 में होती हैं। तो अब सारे मिल गए। तो ये वाला ए इज द राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर है। राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये आपको रटे होने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 13। आज हम बात करने वाले हैं मिनर्वा मिल्स मामला। ये 1980 में हुआ था। मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच जो है संबंधों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के विधिक स्थिति को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है। क्या करता है? सबसे अच्छी तरह से विधिक जो है व्यक्त करता है। तो इसमें हमें देखना है ऑप्शन। सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ने के बाद जो है फिर देखेंगे कि क्या सीन है। तो इसमें देखा निर्देशक जो है सिद्धांत मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ हैं, ये भी नहीं। अच्छा, मौलिक अधिकार निर्देशक सिद्धांतों से श्रेष्ठ और निरपेक्ष हैं, पता नहीं। अच्छा, मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। अच्छा, यदि निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों के साथ टकराते हैं तो उनकी संवैधानिक वैधता नहीं होती है। अब ये जो है, अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते, इसमें कुछ कह नहीं सकते और ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है और ये है नहीं, तो इसका मतलब कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, सी आपका आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन होना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए भाई कि नीचे दिए गए कथनों में जो है एक ए और आर अभिकथन दिए गए हैं, तो एक ए है और एक आर है। अब इसमें हमें देखना है कि या तो दोनों एक दूसरे से जो है मेल खाते हैं यानी संबंधित हैं, या दोनों एक दूसरे से अलग हैं, या फिर एक गलत है दूसरा सही है, ऐसे एक सिस्टम होगा। तो अब देखते हैं। टेगा बायोम शंकुधारी वनों, शंकुधारी सदाबहार वनों का प्रभुत्व है। अब आप क्या इसमें बता सकते हैं कि प्रभुत्व है या नहीं? तो हाँ, ये जो है टेगा बायोम में शंकुधारी सदाबहार वनों का प्रभुत्व है। तो हो सकता है, मेरे को आइडिया नहीं है। अच्छा, इसके अलावा टेगा क्षेत्र गर्म सर्दियों और भारी मानसूनी वर्षा होती है। अब भाई टेगा का मतलब आप जानते हैं, टेगा क्षेत्र जो होता है भैया, तो टेगा का मतलब होता है जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है पहाड़ों में। जैसे जम्मू कश्मीर में जलवायु, लेह लद्दाख में ये वाली सीन पाया जाता है। टेगा का मतलब होता है बर्फ ही बर्फ, बर्फ का भरा हुआ क्षेत्र जहाँ बर्फ बरसती है। तो वहाँ पर बारिश, मानसूनी मौसम और ये सर्दियाँ, गर्म सर्दियाँ, ये तो सिस्टम होता नहीं है वर्षा का। तो ए जो है इसका जो है आंसर नहीं है, ये गलत है। अब बात करते हैं कि टेगा बायो में शंकुधारी सदाबहार वनों का प्रभुत्व है। तो अब देखिए मैं बताता हूँ कि सदाबहार तो होते ही हैं, लेकिन सदाबहार का तो हमें पता नहीं है। लेकिन टेगा बायो में जहाँ ठंडा इलाका होता है वहाँ पर चीड़ के और वैसे जो है वृक्ष पाए जाते हैं जो शंकुधारी होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा।
आपने देखा है ना क्रिसमस पे ऐसे जो है वो पाया जाता है। तो क्रिसमस जो है इंग्लैंड स्विट्जरलैंड वगैरह में मनाया जाता है और वहाँ की जलवायु बिल्कुल ठंडी है, तो वहाँ पर भी शंकुधारी वन पाए जाते हैं क्योंकि बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे। ऐसा ही जम्मू कश्मीर में है। ये जो है ये जो पेड़ जो है वहाँ पर चीड़ वगैरह के पेड़ होते हैं। तो चीड़ का तेल भी देखा होगा आपने, चीड़ का तेल पेंट जो करते हैं दीवारों पे और गेट में तब डाला जाता है वो वाला, तो वही वाला सीन है। तो अब ये जो है इसका राइट आंसर क्या है, सी इज़ द राइट आंसर है इसका, ए सही है और आर जो है गलत है। तो इसका आप लगा सकते हैं ए, सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही जो है टैकल किया जाता है क्वेश्चनों को। तो टाइम लग रहा है, अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें इस टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में कम से कम कवर करना पड़ेगा। वैसे तो मैं चाहता तो और ज़्यादा मैं करता, 50-50 डेली करता, लेकिन नहीं, जल्दी करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं निम्नलिखित, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं तो इनको पढ़ते हैं सबसे पहले और फिर देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या सीन है, ठीक है। तो जो है जीव मंडल एक बहुत छोटी परत है जो पूरी पृथ्वी के कोर में फैली हुई है। तो फैली हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है पूरी पृथ्वी के कोर में नहीं फैली हुई है, ये गलत है। जीव मंडल जो है कहाँ, कोर में कहाँ है, अरे कोर में कहाँ पे पहुंच जाएगी, कोर तो ये गलत है ना, क्रस्ट में परपटी पे निवास करती है जीव मंडल पूरा। अच्छा, इसके अलावा वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, बीज की अभिक्रियाएं शामिल हैं इसमें जो है, यहाँ ये सही है। इसके अलावा जीव मंडल और जो है जीव मंडल में अधिकांश जीवन समुद्र से 200 मीटर नीचे और समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर मौजूद है। हाँ, ये वाला जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कहीं कहीं आपने समुद्र का तल जो है देखा होगा, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो उसे पता लगता है ना। जैसे पहाड़ों पे जो आदमी रहते हैं वो समुद्र तल की ऊंचाई बहुत ज़्यादा उनकी ऊंचाई होती है और हम रहेंगे तो हम 150-200 मीटर ही समुद्र तल से हमारी ऊंचाई होगी। तो ऐसे करके जो तलहटी नापी जाती है और जो समुद्र की जो नीचे की गहराई है वो 6000 ऐसे करके, जैसे मरियाना अगर प्रशांत महासागर की जो है वो बहुत गहरी है, तो ऐसे करके जो है ये आइडिया पूछ रहा है, तो वो बिल्कुल जो है दूसरा तीसरा भी सही हो सकता है। तो बी इज़ द राइट आंसर है इसका, 15 का बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अब चलते हैं, देखिए आगे अगला है, अब हम शायद जो है एनवायरनमेंट में और ज्योग्राफी में जो है प्रवेश कर चुके हैं यहाँ से, तो अब पॉलिटी फिनिश हो चुकी है। अच्छा, अब बात करते हैं, एक तरफ बायोम दिए गए हैं दूसरी तरफ वनस्पति दी गई है, तो अब इसमें से हमें जो है चूज करना है। तो सवाना जो है, सवाना में क्या पाया जाता है? अब सवाना में कैक्टस पाए जाते हैं या चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार पाए जाते हैं, बाइनस पेरी कुत्ते पाए जाते हैं या आग प्रतिरोधी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो क्या पाया जाता है बताइए? तो सवाना में जो है आग प्रतिरोधी क्या पाई जाती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जेबरा पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो है अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय में सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले जो है ये जो है पाए जाते हैं, किसमें? उष्णकटिबंधीय में। तो ये इसका सामने ही सही हो जाएगा, चौड़ी पत्ती वाला, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सी का, तो घास के मैदान, ये प्रेरी कुत्ते वगैरह बाइसन वगैरह ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सी में पाए जाते हैं। डी में कौन सा पाए जाते हैं? तो डी में रेगिस्तान, कैक्टस वगैरह, ये कांटे वगैरह सूखे पेड़, और ये आपने रेगिस्तान में देखे होंगे वो यहीं पे पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। ठीक है, जो कीकड़ा होता है, जो कीकड़ का मतलब ये है अकेसिया बबूल वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर। कैक्टस का मतलब ये आप मान सकते हैं ये जो नागफनी टाइप जो चीज़ें होती हैं, नागफनी आपने देखी होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं, तो इसका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की। तो 17वें नंबर में देखिए जैव आर 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और आर, ये अभिकथन है, इसका कारण नीचे लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखिए आप जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन के परिणाम स्वरूप उच्च ट्रॉपिक स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थों का जो उच्च सांद्रता होती है, तो देखते हैं इसमें होती है या नहीं होती है, तो देखते हैं इसमें। इसके अलावा अब जो है
डीडीटी विषाक्त पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं और शरीर में उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये कारण तो इसका गलत है, बिल्कुल भी कारण तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो ए इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि जो बायोमैग्निफिकेशन जो होता है वो परिणाम स्वरूप उच्च ट्रॉपिक स्तरों और जीवों के विषाक्त पदार्थों की उच्च सांद्रता पर होता है, उच्च पे। ठीक है, हाँ, तो इसका जो है सी इज़ द इसका राइट आंसर है। 17 का सी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अब बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगलों की। तो देखिए ये 18वां क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन जो है अब हम देखते हैं ये आमतौर पर भारत में किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो ये शिवालिक की जो पहाड़ियाँ होती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में जो है क्या पाया जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय जो जंगल होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब नीलगिरी में तो पाया नहीं जाएगा, नीलगिरी में तो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि नीलगिरी तो बिल्कुल भारत की एंड में, जहाँ कर्नाटक और जो तमिलनाडु केरल मिलते हैं वहाँ पर जो है, तो वहाँ पर तो पाया नहीं जाएगा। थार राजस्थान में भी उपोष्ण नहीं होता है। पूर्वी घाट जो होता है हमारा, पूर्वी घाट पे भी नहीं है। सो शिवालिक जो क्या होता है, शिवालिक जो श्रेणी है वो जो है आपकी शिवालिक श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर और जो है यहाँ से आपकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पर आपकी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के आसपास ये पड़ती है। ठीक है, ये ऐसे करके शिवालिक ऊपर की साइड में, यानी शिवालिक श्रेणियों में पहाड़ियाँ भी हैं बड़ी बड़ी, तो शिवालिक इज द राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय ये नीचे आ जाता है, उत्तर प्रदेश से नीचे जो है जितनी जलवायु उष्णकटिबंधीय में आ जाती है, नीचे की जलवायु को छोड़ करके। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है आपका जीवाणु प्रजातियों को नाइट्रोजन चक्र में उनकी भूमिका के साथ मिलाएं। तो देखिए दोस्तों, एक साइड जो है बैक्टीरिया है, दूसरी साइड बैक्टीरिया आखिर करता क्या है, बैक्टीरिया काम कैसे करता है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है राइजोबियम क्या करता है, ये राइजोबियम जो होता है ये सहजीवी है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात हम करते हैं जो है नाइट्रोसोमोनस की, नाइट्रोसोमोनस। तो ये अमोनिया और नाइट्राइट को जो है नाइट्रोसोमोनस अमोनिया और नाइट्राइट में बदलता है, अमोनिया को नाइट्राइट में ये बदल देता है, यानी NH3 को NO2 बदल देता है, ये ऐसा बंदा है। हाँ, तो भैया इसके बाद में नाइट्राबैक्टर की बात करते हैं। तो नाइट्राबैक्टर जो है ये जो है नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। इसके बाद में जो सीडोमोनस होता है, जो सीडोमोनस जो होता है ये जो है क्या है, डिनाइट्रिफिकेशन करता है। क्या करता है, डिनाइट्रिफिकेशन करता है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, टुंड्रा बायोम। टुंड्रा है, टुंड्रा इज द गुड। टुंड्रा आपने देखे होंगे, टुंड्रा ये भी अल्पाइन ठंडी जलवायु में पाया जाता है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं टुंड्रा अल्पाइन, केवल अल्पाइन जो है केवल कहाँ पर पाया जाता है, अल्पाइन। तो अल्पाइन केवल अगर आ गया शब्द, अगर यूपीएससी में तो ये फॉलो करता है, अदरवाइज तो मेरे को पता है नहीं, कि अगर जहाँ पर केवल आ गया, ओनली शब्द आ गया, तो वो जो है स्टेटमेंट गलत होती है। ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर बता रहा हूँ मैं आपको, 90% वो गलत पाई जाती है, 10% ऐसा हो सकता है कि गलत ना हो। तो अल्पाइन ये ए इज़ द गलत आंसर। अब जिसमें एक आ रहा है वो गलत है। ठीक है, ये वाला गया। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और सी। तो आर्कटिक टुंड्रा ध्रुवीय की टोपी के नीचे और वृक्ष के ऊपर स्थित है। आर्कटिक जो टुंड्रा ध्रुवीय बर्फ की टोपी के ऊपर होता है। तो ये जो है, हाँ, ये सही हो सकता है, क्योंकि ऐसी जो है आपने देखी होंगी, वो इस तरीके की जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कैनोपी वाली जो होती हैं चीज़ें। तो अब इसके बाद में वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में टुंड्रा कीटों का जीवन जो है चक्र छोटा होता है। हाँ, ये भी सही है कि वो जो है एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा, ऐसे करके जो उल्टा सर्कल पढ़ा होगा आपने, ये करके।
तो वो वाला सीन है, तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। और आर्कटिक विलो एक टुंड्रा पौधा यानी 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। तो हाँ, ये भी हो सकता है, 100 से अधिक जीवन हो सकता है इसका, 100 से अधिक वर्षों तक रह सकता है। तो ये जो है कौन सा है इसका, जो सी इज़ द राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। 3 सही है ना, तो सी इज़ द राइट आंसर है, इसका पहला गलत है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ब्लैक लंग रोग, ब्लैक लंग रोग से जुड़ा है, कौन सा इसमें ब्लैक लंग रोग से जुड़ा है, बताइए बताइए। आपके पास टाइम पूरा पूरा देते हैं, 10 सेकंड का आपके लिए, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। आप लगाइए इस वाले क्वेश्चन को, मज़ा आएगा आपको। अभी तो नहीं, मेरे आगे जो टॉपिक हम कराएंगे आपके साथ, डिस्कस करेंगे, उसमें आपको टाइम दिया करेंगे, जिससे आपको मज़ा आएगा। बताइए। तो अब क्वेश्चन लॉक किया जाता है क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। तो इसका आंसर है सिल्का नहीं है इसका, SI धूल नहीं है इसका, इसके बाद में एस्बेस्टस भी नहीं है इसका, कपास की जो धूल रंध जो होती है, डस्ट जो जिसे बोलते हैं, जो कपड़े बनाते टाइम आपकी नाकों में होती है, वहाँ पर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी गलत। तो कोयले की धूल इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ब्लैक मीन्स ब्लैक लंग रोग जो है, जो कोयला की भट्टी, जो कोयला की भट्टी में कोयला की जो खाने होती हैं वहाँ पर जो काम करते हैं ना, उनकी जो है नाक में जो है काला काला जो ब्लैक होता है, तो उनको फेफड़े की दिक्कत आती है, ब्लैक लंग रोग हो जाता है उनको। जैसे कोलकाता में आपने देखा होगा रनिया की खान है एक, जो रानीगंज की खान बोलते हैं जिसे, जहाँ पर एक मूवी बनी है, उस मूवी का नाम है अक्षय कुमार की वो मूवी है, जिसमें जो है आपने देखा होगा नीचे खान में जो है कोयला खोदते समय जो है उसमें रानीगंज की खान में जो है फंस जाते हैं लोग, तो उनको निकालने के लिए कितने सीन जो है क्रिएट होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको देखते रहना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं, एक साइड प्रदूषक दिए गए हैं, दूसरी साइड प्रभाव दिया गया है। तो अब किस प्रदूषक से कौन सा प्रभावित अंग होता है या क्या रोग होता है, ये देखना है आपको। तो देखिए उसमें वो दिया गया था इस यहाँ पर, जैसे तंबाकू का धुआं, और तंबाकू का धुआं, पारा, कपास की धूल और जो है एस्बेस्टस की धूल, ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये मान लो आपको वहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया गया है। तो देखिए तंबाकू का मतलब होता है ये फेफड़ों का कैंसर होता है इससे, आपने देखा है ना तंबाकू के उस पीछे लिखा आता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, खतरा है, डेंजर है, इसको मत खाओ, लेकिन फिर भी लोग जो है खाते हैं। तो A का 3 हो गया, A का 3, तो A का 3 इसमें किसी में है, तो A का इसी में है, A में, और किसी में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक और चेक करवाता हूँ। पारा से क्या होता है, पारा से जो है क्या होता है, मिनी माता रोग, आपने देखा होगा घटना चक्र अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पर देखें आपको कैडमियम, पारा, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो मिनी माता रोग जो है छोटी माता रोग होता है पारे से। ठीक है। पारा एक ऐसी धातु है जो है लिबलिबी होती है एकदम पैरामीशियम की तरह, अगर इसको अलग कर दोगे फिर जुड़ जाएगा, अलग कर दोगे फिर जुड़ जाएगा, ये पनीला होता है एक तरह से, स्टील जैसा वैसा दिखाई देता है, तो आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, कपास की धूल भी देख सकते हैं, तो फिर ये कपास की धूल से वाइसनोसिस रोग होता है और एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब अगला है क्वेश्चन, अगला है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी जो कार्यक्रम है NAMP, इसके बारे में बताइए। 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी सही है वो वाली हमें चेक करनी है। तो 23 में का जो है आंसर आपको चेक करना है भैया। ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि NAMP गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करने में मदद के लिए जो परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी करता है, और यह राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों, तो देखिए ये वाला तो सही है बिल्कुल, और इसके अलावा यह राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS के अनुपालन का आकलन करता है। अच्छा, इसका प्रबंधन सीधे पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो है इसके द्वारा नहीं किया जाता, ये किसी दूसरे मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा जो है दो, ए और बी दोनों है, तो ए इज़ द राइट आंसर है इसका। तो यानी 1 और 2 सही है ना, तो इस वजह से अब आपका सही हो गया वो। इसके अलावा अब देखिए फिर भी नास्क से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, क्यों क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे इतने। तो ये जो है मुझे लगता है दूसरी जगह से क्वेश्चन रखना चाहिए था, बट कोई नहीं। जो है गुणवत्ता मानक नास्क 2009 के तहत जो है प्रदूषक शामिल नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से प्रदूषण में शामिल जो है नहीं है, तो आपको जो है बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको देखना सल्फर डाइऑक्साइड, तो मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें से जो है ओजोन तो है ही नहीं, तो 3 जिसमें नहीं है वो राइट आंसर नहीं है। जिसमें 3 नहीं है, 3 है वो आंसर नहीं है, तो 2 गया और 4 गया। अब बचा एक और ए और सी। अब इसके बाद में मीथेन जो है, मीथेन है, तो अब मीथेन यानी 2 है, वही आंसर है, तो दोनों में 2 है। इसके अलावा अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें है वो भी आंसर नहीं है, तो वो आप देखते हैं एक जिसमें है आंसर नहीं है, तो ये इसमें एक है, तो ये आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला यानी नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो है ये दोनों जो है इज द राइट आंसर, ये नास्क में शामिल नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि वायु मास जो ऊर्जा होती है वह एक स्वच्छ और प्रदूषणकारी नवीकरणीय जो है स्रोत है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो है भूतापीय स्रोत है, और भूतापीय ऊर्जा की सतह में मैग्मा और गर्म शुष्क चट्टानों से गर्मी का उपयोग करती है, और सह उत्पादन में एक ही ईंधन स्रोत से ऊर्जा के रूप में उत्पादन करना शामिल है। तो दोस्तों अब इसमें से जो है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि इसमें से दूसरा आंसर सही है। कौन सा? इसमें से दूसरा सही है, ये वाले 2 सही नहीं है, ठीक है। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित समुद्री CO2 निष्कासन तकनीकों का उनके विवरण से मिलान करें। तो इसमें देखते हैं क्या सीन है इसका। सबसे पहले तो भाई ये हो गया सही है, और जो है यहाँ पर ए का 3 और शैवाल की खेती बेटा कहाँ पर होती है? तो शैवाल की खेती होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में डुबोना। ये शैवाल तो समुद्र में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा महासागर की बात करते हैं, तो महासागर कहाँ पे होता है? महासागर पोषण, ये फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ावा देने के लोहे का संयोजन। तो ये जो है इसका बी हो जाएगा। तो इसका जो है 26 का जो है आंसर आपका बन जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 27 में दिया गया है कि औसत वार्षिक वन लाभ, शुद्ध वन लाभ यानी 2010 से 2020 के मामले में जो भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। अच्छा, इसके अलावा UNFF 19 में भारत ने केवल प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और तकनीकी हस्तक्षेप पर नहीं। तो ये जो है 27वां क्वेश्चन है बेटा, और 27वां क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ठीक क्वेश्चन है, और ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है इसको टैकल करने में जो है आपको हिम्मत और सहूलियत दोनों ही बरतनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को जो है आप टैकल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है आपने ये तो सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल आ चुका है, और जहाँ केवल आता है वो आंसर स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, केवल कथन एक सत्य है।
अब हम बात करने वाले हैं बेटा 28वें नंबर के क्वेश्चन की। और 28वां नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें सही सुमेलन करना है हमें। तो सही सुमेलन करिए आप, देखिए कौन सा क्वेश्चन किससे मिल रहा है या कौन सा सही है। तो यही आपको देखना, जो सही है वही सही है। एक साइड वर्ष दी गई हैं और दूसरी साइड महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? घटनाएं। तो अब आपको बतानी है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1995 में क्या किया गया। तो भारत ने ओजोन क्षय पदार्थों का उपयोग कर दिया, तो बंद कर दिया, नहीं ये गलत है। इसके अलावा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। हाँ, 1987 में ये ऑप्शन जो है आपका सही है कि 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अपनाया गया। आपको सही मिल चुका है। तो अब जो है ये आपको रिकॉल करने, इनको आप सही कर लेना। इसके अलावा अब बात करते हैं हम बेटा रामसर साइट की। 2025 में रामसर साइट स्थलों को उनके संबंधित राज्यों से मिलान करें। तो अब देखिए रामसर साइट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि अब जो है 100+ जो है रामसर साइट हो चुकी हैं भारत में और इनको याद करना अपने आप में बहुत ही बड़ा टास्क बन गया है, क्योंकि रटना पड़ता है इनको और रटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर उधवा जो है झील जो है आपको पता होगा, ये है आपकी झारखंड में। कहाँ पर? उधवा कहाँ पर है? तो ये उधवा है झारखंड में। और हमें फिर ये भी पता है कि जो थिरुथंगल कहाँ है? तमिलनाडु में, क्योंकि पलकप्पम, टलकप्पम ये सब ऐसी चीज़ें कहाँ हैं? कुट्टई ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये सब तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में है। दूसरी बात, जो खेचोपल्ली झील जो है, ये मुझे अच्छे से आइडिया है कि ये जो है कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। तो सक्करकोट्टई कहाँ पे है? ये आपकी तमिलनाडु में। तो आप देख सकते हैं ये इज़ द राइट आंसर है। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में, अगला क्वेश्चन है कि मुगलानी, अब इसका मतलब ये है क्वेश्चन अब मिडावल का शुरू हो गया है भाई। तो मुगलानी बेगम मुग़ल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब की एक महिला सूबेदार थी। नादिर शाह का आक्रमण जो है ये कथन है। इसके बाद में कारण देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के बाद भारत में 57 दिनों के लिए मुग़ल सत्ता का लोप हो गया। और नीचे दिए गए कूट में आपको जो चयन करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए मिडावल हिस्ट्री में जो है आपको पता है उसी को आप लगा सकते हैं, आप इसमें अजम्पशन नहीं लगा सकते। और जो है एक अपने आप में इसको टैकल करना एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ये सरल भी होती है लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता है। और ये सारी मिडावल हिस्ट्री जो है राजाओं के जीवन काल से जुड़ी हुई है और जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। तो वहाँ पर जो है सारी चीज़ें को कमांड करना, एक ही राजा के ज़िंदगी को पढ़ने में ही आपको जो है पूरी IAS की तैयारी निकल जाएगी, आप उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो वो ऐसा पॉइंट निकाल के पूछते हैं, जो पॉपुलर पॉइंट है वो आपको पता होगा उसको तो लगा देंगे हम, लेकिन जो एग्जामिनर फंसाने का काम जो करता है वो ऐसे टॉपिकों से ही करता है जहाँ पर जो है बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है ऐसे जो है चीज़ों को दे करके। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है आपके ऑप्शन ये दोनों ही सही हैं, A और R, लेकिन इसमें क्या सीन है कि ये दो एक दूसरे की व्याख्या यानी एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो B इज़ द राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक 31 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक साइड सूची 1, सूची 2 ईरानी दल। देखिए ईरानी दल में क्या दिया गया है कि ईरानी दल को मिलाइए, तुरानी दल को मिलाइए, हिंदुस्तानी दल को मिलाइए, सुन्नी मत को मिलाइए। तो अब इसमें एक दो दल को आप मिला सकने की एक कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो है इसमें हमें पता है कि हिंदुस्तानी दल जो है ये किसी सैयद बंधु के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
मतलब ये पता कर सकते हैं। अब और तुम्हें पता नहीं होगा तो 3 सी का 3 सी का 3, अब इसमें ये 2 ऑप्शन तो कट गए, लेकिन अब ये ऊपर वाले बचे हुए हैं। अब इसमें बड़ा समस्या है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तुक्का मारते हैं कि अब हमको जिसका आंसर पता नहीं हो और उसमें ऐसे ऑप्शन मिल जाए आपको कि 1 2 3 4, तो वो ज़्यादा चांस होते हैं संभवतः कि वो जो है क्वेश्चन वही सही होगा। ए इज द राइट आंसर मारते हैं इसमें। तो ईरानी दल का जुल्फ़िकार खान, और तुरानी दल का चिनकलिज खां, और हिंदुस्तानी दल का जो है सैयद बंधु, और सुन्नी मत का जो है तुरानी और अफ़गानी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से उनकी स्थापना वर्ष और जो है जो स्थापना वर्ष है उसके हिसाब से जो है उनको जो है क्रम में डिसाइड करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए कैसे आप जो है इनको जो है व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले जो है कौन सी रियासत थी, अवध, बंगाल, हैदराबाद, रोहिलखंड, इनमें से कौन सी थी सबसे पहले। तो अब इसमें आप जो है अजम्पशन लगा सकते हैं या आपको पता होना चाहिए, 2 ही काम हो सकते हैं। तीसरा तो पता नहीं होगा, या फिर 2 पता हों तब आप अजम्पशन लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले तो बंगाल का जो है हुआ है, और बंगाल के बाद में फिर किसका हुआ है, तो फिर हुआ रोहिलखंड का। और रोहिलखंड और बंगाल 2 हो गए। अब इसमें ना 1 2 इसमें भी नहीं है और 1 2 इसमें, तो इधर के कट गए। अब आपको ये आइडिया लगाना है कि हैदराबाद और अवध में कौन सा पहले हुआ है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हैदराबाद जो है, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको जो है रियासत को जो है मिलवाया था ज़बरदस्ती डंके की चोट पे, तो वो वाला जो है पहले जो है बना था, ये रियासत पुरानी थी। उसके बाद अवध जो है ये नई जो है रियासत थी। तो ये जो है अब सबसे पहले हमारा 4 आएगा, फिर 3 आएगा। तो 1 2 4 3 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें आपको समझ में ज़्यादा नहीं आया होगा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने तो आइडिया लगा लिया, क्योंकि 2 क्वेश्चन मुझे पता थे और इन दोनों में मैंने आइडिया लगा लिया। तो अब आपको ऐसे नहीं लगा सकते ना, तो उसके लिए भैया आपको थोड़ा सा पढ़ना भी होगा, और आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा मैं आपको इन चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसका अगर PDF चाहिए आपको तो PDF आप कहाँ से निकालेंगे, PDF निकालेंगे आप ज्ञानकुलम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। युद्ध, किस युद्ध के संबंध में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों यानी जोरावर और फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया था। भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इस कहानी को पढ़ लेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसे वीर सपूत जिनके पुत्र जो है दीवार में चिनवा दिए जाएं, उनका जो है क्या ही उस बाप का कोई क्या ही मुकाबला कर सकता है, और क्या छाती रही होगी उस आदमी की, कितना जो है दिल कितना बड़ा रहा होगा जिसकी आंखों के सामने उसके वीर बहादुर पुत्र जोरावर और फतेह सिंह को दीवार में चिनवाया जाए, और राणा गुरु गोविंद सिंह वहाँ पर जो है उन्होंने अपने 2 बेटों का बलिदान दिया। भाई जय हो, सलाम है उनको। ऐसे लोगों से मैं प्रभावित होता हूँ, ऐसे लोगों से प्रभावित नहीं होता जो बागेश्वर में जाके पर्चियाँ बनाते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों को सिर्फ परेशानी मिल रही है, जोश उत्साहवर्धन भी नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो है मंदिर में जाके जितने रुपए वहाँ पर जाने में खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो है, और वहाँ पर दुख उठा रहे हैं, इतना आप जो है किसी मंदिर पे जाके कोई अच्छा काम कर दीजिए, गरीबों में बांट दीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें आप जो है इतने पैसे इन्वेस्ट करके जो है अपनी आत्माओं को अच्छा फील करा सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। लेकिन अब आपको लग रहा है कि पुण्य बागेश्वर में और वहाँ पर सतना में ही बट रहा है, तो बात अलग है। ठीक है, खैर इन चीज़ों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है आजकल बाबा जो है सब धंधे खो रहे हैं और धंधा चल रहा है। पूर्व सनातन धर्म जो है बाबाओं का जो है एक तरह से धंधा बन गया है, और उन्होंने जो है इसको जो है बहुत गलत तरीके से वो यूज कर रहे हैं जो, और बहुत सारे जो नए नए साधु जो शास्त्री जो हैं अपना ट्रस्ट बना ले रहे हैं
और जो लाखों का डोनेशन ले रहे हैं, और लाखों का डोनेशन लेने के बाद में जो है उस ट्रस्ट, जो ऐसी ट्रस्ट और एनजीओ जो होती हैं उसमें क्या होता है, टैक्स नहीं लगता है। तो जो अपनी जो पेमेंटें होती हैं उनकी बड़ी बड़ी 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख जो लेते हैं, किस में लेते हैं, भागवत में लेते हैं, भागवत करने के, तो उस पर टैक्स नहीं आता, वो ट्रस्ट में पैसा जाता है। और वो ट्रस्ट से पैसा निकाल कर और अपने पर्सनल यूज लेते हैं, गाड़ी लाते हैं, फरारी में उड़ते हैं, हवाई जहाज चार्टर प्लेन में उड़ते हैं। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब जो है बैंक बैलेंस बना रहे हैं अपना, नए नए मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है भाई। सच बोलने के लिए अगर बोलने पे आ जाए बंदा तो सुनने वाला, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें सही नहीं है। सनातन धर्म को जो है इतना, अरे कुछ संत, ऐसा नहीं है मैं संतों से नफरत नहीं करता, सच्चे संत इसमें हैं, इस दुनिया में सच्चे संत भी हैं। जैसे मैं सबसे पहले जो है नाम लेना चाहूँगा जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। इसके अलावा ऐसे और भी संत हुए, जैसे राधा से जितना वो प्रेम करते हैं, ऐसे ही कैंची धाम में एक बाबा हुए जिनका नाम था नीम करौली बाबा, वो भी जो है एक सच्चे संत थे। ऐसे बहुत सारे संत जो हैं मधुकरी मांगकर मथुरा वृंदावन में आपको एक किसी जो है आपको मंदिर के पीछे किसी झोंपड़ी में ऐसे भजन करते हुए मिलेंगे, जो एक एक महीने की मधुकरी मांग कर लाते हैं और जो है अपने भजन में लगे रहते हैं। ऐसे नहीं है कि दुनियादारी चलती है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज के मौके पर मैं आपको जो है प्रवचन दे रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप जो है टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करें, और फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आगे बात करूँगा। मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, लेकिन ये सत्य है जीवन का। अगर इतना बोलने में अगर कोई फांसी हमें दे रहा है तो हंसकर फांसी कबूल है, क्योंकि सनातन धर्म को धंधा मत बनाइए। ये धर्म जो है बड़े सौभाग्य से आपको मिला है, इसको बड़े स्वाभिमान से जीने की कोशिश करिए, क्योंकि सनातन धर्म ही एक, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ से ही सारे धर्मों का विकास हुआ है, समझे ना। तो वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे भी दीजिए, ताकि हम और आप जो है अपने लक्ष्यों में कामयाब हो सकें। जो मेरा लक्ष्य है वो मैं उसे प्राप्त कर पाऊँ, आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो, यही मैं कामना करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है 33 का जो है आंसर जो है सी है। आनंदपुर का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें जो है क्या हुआ था, उनके दोनों पुत्रों को जो है जोरावर और फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया था। कभी कभी मोटिवेशन भी ज़रूरी है, और मोटिवेशन ऐसी चीज़ों के साथ दिया जाना चाहिए ताकि लगे कि हाँ कोई बंदा जो है कुछ सही बात बता रहा है। ठीक है, अंधभक्त ना बने, प्रैक्टिकल रहें। आप पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा सा साइंस पे भी ध्यान दें। ऐसा ही नहीं कि भभूति और जो है अगरबत्ती पर ही पूरा ध्यान लगाए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। सबसे पहले तो कर्म को प्रधानता कर दीजिए। अगर आपके हाथ में कर्म होगा, जैसे श्री कृष्ण ने भी महाभारत में और गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो बाद की चीज़ है, आप अपने कर्म पर जो है अड़े और अटल बने रहें, आपको मंजिल मिलेगी, ये तय है। पूरी ईमानदारी से अपना काम करें, कर्म करें। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये जो है किस संधि के द्वारा जो है समाप्त हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी संधियाँ हैं। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जो पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका एक जो है सूरत की संधि 1775 में राघवा और मुंबई सरकार की मध्य जो है हुई थी। इसके अलावा पुरंदर की संधि जो है 1776 में वॉरेन हेस्टिंग और पूना सरकार के मध्य हुई थी। बड़गांव की संधि जो है 1782 में मराठों और के मध्य हुई थी, लेकिन इसका जो है ये जो है पहली बात तो 82 में हुई नहीं थी, और इसके अलावा जो है इससे कोई प्रथम आंग्ल युद्ध से कोई संबंध नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर है इसका। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आगे जो है अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक परिदृश्य और जो भारत की जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है क्रमिक रूप से में सर्वप्रथम किसने निरूपित किया है, तो वो जो है आपका किया है किसने,
तो वो किया गया है आपका कार्ल मार्क्स ने इसको ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद है उसको जो है क्या किया है, क्रमिक रूप से सर्वप्रथम किसने निरूपित किया है, तो निरूपित इन्होंने ही किया है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे बात है भू राजस्व से संबंधित समितियों के संदर्भ में जो है क्या सीन है देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 3 जो है स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इसमें से हमें ये देखनी है कि सही कौन सी है। तो अमीनी समिति 1778, अमीनी समिति जो है 1778 भू राजस्व प्रणाली के अकाल संबंध है। और फ्लाउड समिति 1939 जो है वटाईदारों के लिए जो है एक तिहाई उपज की देने की प्रशंसा की गई है। इसके बाद निमेरियस समिति है जो 1936 में संबंध केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंधों से था। तो ये जो है यहाँ पर 3 समिति यहाँ पर दी गई हैं। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन से 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट जो है सही हैं। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर देखिए ये फ्लावर्स जो समिति है ये गलत है, बटाईदारों को नहीं, 1/3 नहीं, ये कुछ कम ज़्यादा थी। तो ये और 3 ये सही होगा। तो इसका आंसर जो है बी है। तो बी इज़ द राइट आंसर 36 का। इसके बाद में अब देखिए बुक को दी गई है, एक साइड में पुस्तक और एक साइड में लेखक। तो कोई किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, ये आपको 4 बुक दी गई हैं। तो सबसे पहले अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया। अब ये आपको पता है कि ये जो है किसके बाद लिखी गई है, ये शायद 1857 का जो युद्ध हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है, उसके सापेक्ष ये बुक लिखी गई है, मेरा ऐसा मानना है जहाँ तक मुझे पता है। तो जो एक है, जो ऑप्शन 1 है और जो है यहाँ पर, और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपका 1 है ये JWK, तो ये सही होने की पूरी संभावना है। असबाब बगावत सैयद अहमद खान और पीजेंट एंड द राज एरिक स्टॉक्स, और इसके अलावा हिस्ट्री इंडियन म्यूनिटी। तो अब इसमें से जो है कितनी बुक सही हैं, तो ये वाला वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें सभी 4 बुक जो हैं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसका मुझे पता था और आइडिया नहीं था मुझे, हालांकि इसको मैं बता सकता था। तो इसमें सभी 4 बुक जो हैं सही हैं, बिल्कुल आप पढ़ के देख सकते हैं। अच्छा, राजा राम मोहन राय जो हैं किस पत्रिका के माध्यम से जो है सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, और जो है इस विरोध करने के लिए कौन सी जो पत्रिका थी उसके लिए जाना जाता है। तो देखिए इन्होंने बहुत सारे अखबार चलाए, द कलकत्ता गजेट तो इनका शायद नहीं था, लेकिन इन्होंने संवाद कौमुदी जो है ये जो है ये इन्होंने चलाई, और इसी पत्रिका के द्वारा ये अहम रोल निभाया। इनको ये एक ऐसा बंदा मैंने देखा है यार कि इसको कई सारी भाषा आती थी, इंग्लिश इसको आती थी, और जो पश्चिम बंगाल की जो बंगाली इसको आती थी, हिंदी इसको आती थी, मतलब कहने का मतलब ये इंग्लिश इसको आती थी, मतलब ये कम से कम नहीं तो 5, 7, 8 भाषाओं को जानने वाला बंदा था, और 4-5 भाषाओं पे तो इसकी अच्छी पकड़ थी भाई। उर्दू भी आती थी इनको, और बताओ फारसी भी आती थी इनको, कई सारी भाषाएं ऐसी थीं जो इनको आती थी, और इन्होंने उर्दू में तो कुछ बुक और वो भी लिखा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही काफ़ी अच्छे बंदे हैं जिनसे, लेकिन इन्होंने कुछ काम गलत कर दिए थे। इनकी बायोग्राफी आप जानना चाहेंगे तो इन्होंने जो है जैसे जो चीज़ें विरोध किया है उनका, इन्होंने जैसे कि बाल विवाह का इन्होंने जो है क्या किया है, विरोध किया, लेकिन इन्होंने अपनी जो बेटी थी उसका शादी जो है 14 साल में ही कर दिया, और आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे इनके कई वाक़यात हुए जिसके कारण इनकी जो है इन्होंने ऐसे बोलते हैं ना कि आदमी की खुद में जो है जब तक सही ना हो तब तक आप सामने वाले को सही नहीं कर सकते, तो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, और इसके अलावा संविधान को लागू होना कब लागू हुआ संविधान, और संविधान को अंगीकरण कब किया गया। अब ये सारी डेट जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट हैं और बहुत ज़रूरी डेट है, तो ये आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, ठीक है।
तो अब इसमें क्या है, संविधान की पहली बैठक 3 दिसंबर 1946 को ही बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, इसकी भी कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और इसके अलावा इसी में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अच्छा, संविधान लागू होना यानी 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी में हमने तिरंगे को अपनाया था, तिरंगे को। ठीक है, इसके अलावा संविधान को अंगीकरण कैसे किया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकरण किया गया। तो ये जो है चीज़ें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं। देखिए ऑप्शन इसका ए इज़ द राइट आंसर है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन टिक नहीं लगाया, तो इस वजह से ए इज़ द राइट आंसर। हौज विद्रोह कहाँ पर हुआ था, खेरवाड़ आंदोलन, गौड़ विद्रोह, कूका आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि इनमें कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन सा मतलब ऑप्शन सही हैं। तो आपको ये जो है अब हम बताने की कोशिश करेंगे कौन सा सही है। तो देखते हैं कितने सही हैं इसमें से। तो 40 नंबर का जो है आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें सभी जो आंसर वो सही हैं, क्योंकि जो हौज विद्रोह है बिहार में हुआ था, बिल्कुल सही है। खेरवाड़ विद्रोह झारखंड में हुआ था, खोड़ विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, और कूका विद्रोह जो हुआ था वो पश्चिमी पंजाब में हुआ था। इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं कहाँ पर, इस वाली सीन में हमें चीज़ें मिलानी है। हंटर आयोग, जैसे हंटर आयोग कब आया, अब हंटर आयोग आपको पता होना चाहिए 82-83 में आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट ना, सरल हैं। देखते हैं एक साइड आयोग, एक दूसरी साइड वर्ष दी गई हैं। तो सबसे पहले सैडलर जो आयोग है इसको देखते हैं। तो सैडलर आयोग जो है भाई, इसको कब मिलाया गया, तो इसको 1917 से 1919 इसको मिला सकते हैं। अब हंटर आयोग जो है, हंटर आयोग ये जो है आपको 1882 में आया हंटर आयोग, बिल्कुल सही है। तो अब इसमें देखो कि 2 का 1, 1 का 2 कौन सा है, वही आंसर सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नीचे वाले आपको मिला लेने हैं, वो मिले हुए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित विजय अभियानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए उसने कितने अभियान लड़े, जैसे गुजरात अभियान, रणथंभौर अभियान, चित्तौड़गढ़ विजय, और उसके बाद दक्षिण भारत का अभियान। तो क्रम वाइज आपको लिखना है कि कौन सा कब कैसे हुआ। तो क्रम वाइज में यही है सबसे पहले कि आपको जो है चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है उनकी सन, तो आप इसमें आइडिया नहीं लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है गुजरात अभियान हुआ था, गुजरात विजय हुई थी। इसके बाद में रणथंभौर विजय हुई थी राजस्थान, चित्तौड़गढ़ विजय हुई थी, ये भी राजस्थान, और दक्षिण भारत जो अभियान था ये भी कहाँ हुआ था, ये भी जो है दक्षिण भारत अभियान जो है ये भी जो है हुआ था सबसे बाद में। तो ये ए इज़ द राइट आंसर है इसका। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, जैसे मैं हिंदुओं का जजिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं हिंदुओं का जजिया कर माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि यह इस्लाम की परंपरा है, और यह कथन निम्नलिखित में से किस सुल्तान से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, यानी जजिया कर क्या था, जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर पूजा करने का टैक्स लगाया जाता था भाई। मुसलमानों ने जो है बहुत ज़्यादा जो है जितने भी जो पुराने सल्तनत कालीन पीरियड में जो मुस्लिम शासक थे, मुग़ल शासक थे, इन्होंने बड़े जुल्म ढाए हैं हिंदुओं पे। तो अब हिंदू जो है उसको उन चीज़ों को पढ़ा है हिंदुओं ने, उस इतने दिन झेला है, तो वो सारी चीज़ें अब जो है अब उसी का जला फूका बैठा है। तो अब बीजेपी की सरकार में वो अपने आपको दिखाई देने को मिलता है। तो थोड़ा सा मुस्लिम भाइयों से मैं यही कह रहा हूँ कि कोई दुश्मन तो है नहीं आपका, थोड़ा सा सहनशीलता से रहिए, और जो आप हर गलत कामों में जो पकड़े जाते हैं उससे बचते रहिए यार। देश आपका है, हमारा है, साथ में मिलके रहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो है कि सुल्तान, कौन सा सुल्तान जो है इससे जुड़ा हुआ था, ये अहम सवाल है। ठीक है, तो ये है इसमें जो फिरोज शाह तुगलक जो था
उसने साफ साफ कह दिया था कि भाई ये इस्लाम की परंपरा है और मैं जो है इसमें जो है हिंदुओं का नहीं माफ़ कर सकता इसको, ठीक है। तो ये 43वें का आंसर था। इसके अलावा अब बात करते हैं निम्नलिखित राजवंशों के एवं उनके कालानुक्रम में, जो व्यवस्थित कीजिए इसको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 1300 में संगम वंश 1300 के समथिंग जो है 1336 के समथिंग आई मीन सबसे पहले मैं लगाऊंगा 3 इज द, उसके बाद में ये सब सुलभ और तुलभ जो बनते हैं आरबीडू। तो देखिए अभी लगाते हैं कि सबसे पहले जो है 4 वंश दिए गए हैं, कालानुक्रम में लगाने हैं। सबसे पहले किसको लगाने की कोशिश की जाएगी, तो सबसे पहले मैं लगाना चाहूँगा 3, उसके बाद में सुलभ, उसके बाद में मैं लगाना चाहूँगा तुलभ और उसके बाद में आरबीडू। तो ये बी इज़ द राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है हर्षेण समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। ये बिल्कुल सही है। और इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षेण ने की थी। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति की। अच्छा, तो अब इसमें आपको देखना होगा कि जो है हर्षेण समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था या नहीं था। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षेण ने की थी। तो अब ये दोनों ही है, तो आंसर कौन सा बनेगा, सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन 1950 लागू हुआ था। तो ये कब हुआ था, यही तो आपको बताना है कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1 जुलाई 1952 को, 1 जुलाई 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई 1952 को। अच्छा, इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कथन दिया गया है, फिर जो है मुझे लग रहा है पॉलिटी का क्वेश्चन आ चुका है मैदान में। तो भारत का महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और ना ही एक सरकारी कर्मी का श्रेणी में आता है। अच्छा, ना ही एक सरकारी श्रेणी की, अच्छा ठीक है। नहीं यार, ये थोड़ा सा अब आप गलत बात कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। अच्छा, इसके बाद में जो है उसे एक संसद सदस्य की तरह भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो अब 47 का आंसर हमें लगाना है। तो अब हमें विचार करना होगा कि आंसर कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक दूसरे की जो व्याख्या नहीं कर रहे, व्याख्या तो नहीं कर रहे, लेकिन ये बिल्कुल सही हैं दोनों ही, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब बात करते हैं कि प्राकलन समिति से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सदस्य जो सही नहीं है। अब इसमें जो है एक ही पहले ही दिखाई दे रहा है कि जो इसमें जो है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें लोकसभा के कुल सदस्य जो हैं 30 सदस्य होते हैं। तो टोटल जो है इसमें लोकसभा के जो सदस्य जो दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल ही जो है सही है। क्या है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन लोकसभा के बजट होने से पहले इसका गठन किया जाता है। लोकसभा के बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। तो जब खाली पिटारा होगा तो उसका क्या गठन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। ये वाला सही इसलिए मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इसमें जो है इसे स्थायी मित्रवता समिति भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब इसमें सत्य कौन सा नहीं है, तो सत्य वाला ये नहीं है कि बी नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। तो लोकसभा में पेश से पहले गठन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 48 का जो आंसर है आपका वो बी इज़ द राइट आंसर है। कौन सा, वी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अब बात करते हैं रेड बुक की। रेड बुक डाटा, रेड डाटा बुक, ये क्वेश्चन काफ़ी अपने आप में रेड डाटा अच्छा अब जो है चर्चा में रहती है। आदमी जो है अब थोड़ा सा क्या हो गया है, अब थोड़ा सा आदमी जागृत हो चुका है। तो IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्य जीव खतरनाक स्तर पर है जिसका संरक्षण आवश्यक है। मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि खाद्य श्रृंखला के प्रतिरूप में प्रभावित किया है। तो अब उसको देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है
और कथन दिया गया है और इसका निष्कर्ष दिया गया है। तो अब हमें सोचना है कि कौन सा जो है सही है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर ये दूसरे आपस में व्याख्या तो नहीं करते, लेकिन रेड बुक डाटा यह बताती है ये खतरनाक स्तर कौन सा है, तो ये रीजन तो उसका वही होता है। तो इसका बी इज द राइट आंसर है। और दूसरी बात, मानव संख्या की अनियंत्रित जो वृद्धि है और खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जा रहा है। तो किस तरह से किया जा रहा है, समझ रहे हो ना, वो उस चीज़ को जो है ये चीज़ें दोनों एक दूसरे को दिखाती हैं। तो इसकी वजह से आपस में इनका मेल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अब हम बात करने वाले हैं 50वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सिंचाई से रिलेटेड है। अवरोही क्रम में इनको सेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई व्यवस्था है वो भारत के सभी राज्यों में सबसे बेस्ट सिंचाई व्यवस्था का जो अवार्ड प्राप्त है उत्तर प्रदेश को, ये मान के चलिए आप। ठीक है, और जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नहर बम्मों से नहीं होती है सिंचाई, सबसे ज़्यादा। अब अवरोही का मतलब क्या होता है कि आरोही का मतलब होता है कि घटता हुआ क्रम, और अवरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही का मतलब, और अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम। तो सबसे कम जो है किस चीज़ से हमारे यहाँ से जो है क्या होती है, सिंचाई होती है यूपी में, सबसे कम किससे होती है, तो सबसे कम करते हैं हम नलकूप से। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद नहर से, सबसे ज़्यादा किससे करते हैं, तो नहर से। ये घटता हुआ क्रम है। अब अवरोही क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है, और आरोही जो है बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो आरोही में तो पूछ नहीं रहा, अवरोही में पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ज़्यादा वाला लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा होती है नलकूप में, फिर नहर में, फिर तालाब और कुओं द्वारा, फिर अन्य साधनों के द्वारा जो है। तो सी इज द राइट आंसर है इसका, 50 का सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछ लिया गया है, तो आपको याद रखना है। पिछली बार ये क्वेश्चन आ गया था कि सबसे ज़्यादा यूपी में किसके द्वारा जो है सिंचाई की गई है, और उसी को देखते हुए इसने जो है एग्जामिनर जो इसका टेस्ट सीरीज बनाने वाला होगा उसने ये क्वेश्चन लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसको अब देखिए, आगे देखिए कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कर नीति जो है जानकारी मिलती है। तो ये आपको देखना होगा, मास की अभिलेख जो है, और ये 4 अभिलेख दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो ये जो है आपको तभी पता चलेगा जब आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं। जैसे मास की अभिलेख है, गुजरा अभिलेख है, निगला, तो ये सारे अभिलेख आपको पता होना चाहिए। इसकी लिस्ट बना के हम देंगे आपको, तो उससे पता रहेगा आपको। अब इसका आंसर है आपका रुम्मिनदेही अभिलेख। ये जो है मौर्यकालीन अवस्था से, अर्थव्यवस्था से जो है जानकारी मिलती है इसकी। ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, एक साइड में जैन धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी साइड में क्या हुआ है, अर्थ दिया गया उसका। अब जैसे सबसे पहले अब आपको जैसे पता होना चाहिए कि निर्जरा का मतलब क्या होता है। निर्जरा, तो निर्जरा, बंधन, आश्रव, संवर, तो ये आपको क्या चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, ये जो है पता होनी चाहिए। तो जैसे बंधन है, तो बंधन का मतलब होता है कि कर्म का जीव के साथ जो है क्या हो जाना चाहिए, संयुक्त हो जाना, इसी को कहते हैं बंधन। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, इसको बंधन कहते हैं। आश्रव का मतलब ये होता है कि कर्म का जीव की ओर प्रवाह, ये क्या होता है, आश्रव होता है। अच्छा, संवर की अगर बात करें, तो संवर का मतलब होता है चार का मतलब होता है कि जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए, तो वो क्या है, वो संवर है। निर्जरा का मतलब होता है कि अवशिष्ट कर्मों का जल जाना, जो आपने जो अवशिष्ट कर्म किए हैं वो जल जाना, भस्म हो जाना। तो वही जो है एक तरह से इसका ए इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए इसका राइट आंसर, सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सिस्टम है आपका कि ऋग्वैदिक काल के संबंध में सत्य नहीं है। ऋग्वैदिक काल के जो है संबंध में जो है सत्य नहीं है, कौन सा नहीं है,
तो वही तो देखना है हमें, कौन सा नहीं है। तो 53 है, तो 53 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा कि आनुवांशिक हो चुका था, नहीं। यह जो है इस काल में महिलाएं भी सभा में बिदअत में भाग लेती थीं। अच्छा, इसके अलावा दूसरा है आपका राजा भूमि का स्वामी होता था, और जो है कबीले 5 जो है आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पंचजन्य कहा जाता था। देखिए इसमें जो है आंसर जो है कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया आपके सारे क्वेश्चन सही गलत हो जाएंगे। राजा जो है भूमि का स्वामी होता था, तो ये गलत है। भूमि का स्वामी तो जो है जमींदार होता था, एक तरह से कहा जाए तो, या किसान होता था जिसकी ज़मीन होती थी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, तो ये गलत आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपको यही बताना था कि 53 जो आंसर क्वेश्चन है इसका आंसर गलत कौन सा है, यानी सही नहीं है, जो सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, ठीक है। और सब बाकी सब सत्य हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 75 तक आज मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में आपको जो है रेस्ट मिल जाएगा। और आप इस टेस्ट सीरीज को तैयार कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, या आप एक चीज़ देखिए कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है इस टेस्ट सीरीज को लगाएं, इसके बाद में आपको ये लगे कि इस वाले टॉपिक से ये वाली चीज़ें हमें जो है और कंप्लीट करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, वो चीज़ें करिए आप। पाल वंश के शासक धर्मपाल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है गुजराती कवि सोडढल धर्मपाल का उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है, तो ये बिल्कुल सही है। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, धर्मपाल की जो राज्यसभा में प्रसिद्ध जो बौद्ध लेखक जो हरिभद्र निवास करता था, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों आंसर सही हैं, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर का। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति को दर्शाता है। तो तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी, इसको कौन जो है जाल बिछाता है, इसका एक तरह से जाल को दर्शाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट और 3 ऑप्शन हैं कि जैसे कि बॉन्ड की कीमतों में गिरावट होती है, कम ब्याज दरें हो जाती हैं, और जो है उच्च जो है बचत दरें होती हैं। तो अब इसमें समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट भी है अगर तुम समझना चाहो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। तो इसका आंसर जो है आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड की कीमतें में गिरावट होती है। तरलता जाल का मतलब होता है चीज़ों में गिरावट होती है, तो ब्याज की दरें जो हैं क्या होती हैं, कम होती हैं, ये बिल्कुल सही है। उच्च बचत, तो बचत जो है लोगों को ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि सप्लाई डिमांड जो है उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, और ये क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ से मैं आपको इसको समझा सकता था, लेकिन टाइम नहीं है उतना, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। ये क्लास मुझे लग रहा है जहाँ तक 2 घंटे तक जा पाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट करने की। तो अब इसमें यहाँ पर देखो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। स्वर्ण भंडार, जनता के पास जमा करेंसी और वाणिज्यिक बैंकों के प्रदान किए गए जो है प्रतिभूति में निवेश। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या सीन है, तो आपको देखना है कि कौन से सही हैं, ठीक है, कौन से आपको सही है, ये वाली चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर जो है केवल एक सही है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे है सकल घरेलू उत्पाद GDP में आधार वर्ष शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसमें देखना है आपको कि GDP में, यानी GDP के संदर्भ में आधार वर्ष का जो है क्या जो है अर्थ है, शब्द का क्या अर्थ है, तो ये जो है आपको बताना है। तो ये जो है जैसे आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं
लेकिन इसका आंसर जो है एक वर्ष में जिसकी कीमतों पर जो उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है वही क्या होता है, आधार वर्ष होता है। यानी वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है वह आधार वर्ष होता है। जैसे 20 से 21, 22 से 23, ठीक है। तो अब जैसे 22 से 23, तो अब जो ये हम लिख रहे हैं तो ये आधार वर्ष हैं, ये आधार वर्ष है। तो ऐसी इसी तरह से आप समझ सकते हैं ये वही आधार वर्ष है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 58 के कथन सरकारी व्यय के निम्नलिखित में कौन सा कथन सरकारी व्यय के भीड़ प्रभाव यानी क्राउडिंग आउट इफेक्ट की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो अब इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों पढ़ने, उसमें से एक निकालना है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाना है, वो है आपका सरकारी व्यय जिसके परिणाम स्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होती है। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब मुझे जल्दी जल्दी करना है कंप्लीट, ठीक है। 5 मिनट में आप सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाने वाला हूँ, जितने क्वेश्चन आपके 10-15 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा अब देखिए बात करते हैं भाई कि निम्नलिखित हिमनद तो यहाँ पर कौन सा है, तो हिमनद चौखंबा पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। कौन सा संबंधित है ये बताना है आपको, कितने संबंधित हैं वो बताने हैं आपको, ठीक है। तो 4 दिए गए हैं, पिंडारी, सियाचिन, गंगोत्री, जम्मू। तो इसमें से कौन सा जो है सही है, तो इसमें से एक सही है। कितने सही है, एक सही है इसमें से। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है। तो इसमें से जो देश 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें से, तो वो है आपका जो है डी, यानी भारत इसका सदस्य नहीं है। इसके अलावा आप बात करते हैं कि विश्व निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो अब इसमें घटनाएं दी गई हैं, तो आपको क्या करनी है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करनी है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो 1939 में जैसे प्रारंभ हुआ था, तो ये वाली वहाँ आ गई। मुस्लिम का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, मुक्ति दिवस जिस दिन जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग से अलग हुई है उस दिन ही उनका जो है मुक्ति दिवस मनाया जाता है एक तरह से, ठीक है। व्यक्तिगत आंदोलन जो है सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुस्लिम लीग और लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले जो है मुस्लिम लीग जो है अलग होती है और उसके बाद में मुक्ति दिवस मनाती है। तो तीसरा सबसे पहले आएगा, तीसरा इसमें भी पहले है और इसमें भी पहले है, तो ये 2 कटे आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सा, अब द्वितीय विश्व युद्ध जो है 39 में हुआ है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 39 में हुआ है, तो ये 39 वाला जो है सही है, 4 आ गया इसमें भी, वैसे आंसर बी सही है इसका। इसके अलावा अब जो है फिर क्या हुआ, फिर हुआ आपका कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में मुस्लिम लीग द्वारा जो है लाहौर में अधिवेशन हुआ है जहां पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। ये क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है कौन सा, इसका आंसर बिल्कुल सही है बी नंबर, ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो है फास्ट चलना होगा थोड़ा। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया गया और इसमें मजदूरों और जो है अन्य श्रमजीवी साम्य प्रभाव को करना था। तो अब इसमें आंसर जो है कौन सा होगा आपका, इसमें आंसर होगा आपका कौन सा, ए इज द राइट आंसर। इसमें दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा जो है अब अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी जो सामाजिक सुधार जो है इसमें से
कौन सा कालानुक्रम अंतिम स्थान है। तो इसमें आपको देखना है, जैसे हिंदू का जो विवाह का जो एक्ट है ये जो है 1956 के आसपास या 55 के आसपास आया है, ठीक है। दास प्रथा और ये सती प्रथा, ये सारी चीज़ें, तो इसमें से वो पूछ रहा है कि अंतिम स्थान पर कौन सा है, अंतिम स्थान पर कौन सा है, यही पूछ रहा है। तो वो है आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है ये सबसे बाद का है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं अगली जब टेस्ट सीरीज हम लगाएंगे आपके साथ तो एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेशक आपके बहुत कम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएँ, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जो है होलिस्टिक कवरेज जिसे बोलते हैं वो मैं करने वाला हूँ आपके साथ नेक्स्ट जो है टेस्ट में। तो आप जुड़े रहें, टेंशन न लें, बहुत अच्छा, बहुत आगे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद देवबंद आंदोलन की घृणा जो है इसको पढ़िए आप पूरे को, और इसका आंसर जो है 64 का कौन सा होने वाला है। तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद, तो दोनों व्याख्या करते हैं, नई प्रवास किया, तो इसका ए इज़ द राइट आंसर है, इसका ए इज़ द राइट आंसर, दोनों व्याख्या करते हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम 65 इज़ द राइट आंसर। इसमें देखिए बेमेल शब्द चुनना है आपको। तो जैसे मदर है, अब देखिए पुस्तक एक साइड दी गई है और क्या दिया गया दूसरी साइड संपादक, तो किसने कौन सी पुस्तक लिखी है वही आपको देखना है। तो अब इसमें आप बताएंगे कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है और वो किसने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। ये बेमेल का मतलब ये है कि जो बेमेल है। तो देखिए मदर पुस्तक लाला हरदयाल ने लिखी है, ठीक है। और बम मैनुअल किसने लिखी है, तो PN बापट ने। भारत माता अजीत सिंह ने लिखी है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जो ये वाली भवानी मंदिर जो है ये जो है ये गलत है, भवानी मंदिर जो है ये गलत है, बरिंद्र कुमार घोष ने इसे नहीं लिखा है और किसी ने लिखा है। अच्छा, इसको अब बताएंगे आप 66 में पृथ्वी पर एक स्थान पर रहने के लिए एक भूस्थैतिक उपग्रह और इसमें जो है ठीक होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। तो आंसर इसका है आपका भूमध्य रेखा इज द राइट आंसर। इसके अलावा रात के समय जो आकाश टिमटिमाते हैं तारे, तो उनका क्या सीन होता है, तो उनके बारे में ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने, और पढ़ने के बाद में क्या करना है, आंसर देना है। आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो इसका जो है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक समय के साथ बदलता रहता है, जिसके कारण तारों की छवि जो है स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, तभी वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं तारे, आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद में चर्चित संस्थाएं और शब्द हैं, एक साइड शब्द हैं, एक साइड संस्थाएं हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं AWARE, ये टूल है, ये किससे संबंधित है। तो अब ये जो है किससे संबंधित है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, ये पता होनी चाहिए। तो इसमें से 3 आपस में मिलते हैं, एक नहीं मिलता है। तो ये जो है KC वाला जो 3 इसके जो हैं ये आंसर जो है मिलते हैं, यानी 3 मिलते हैं, तो एक कौन सा नहीं मिलता है वो हमें देखना होगा। जैसे ऑपरेशन अमृत जो है ये वाला सही है। अच्छा, साक्षी इलेक्ट्रॉनिक और ऊष्मा ये भी सही है। प्रेरणा जो है ये वाला गलत है, ये इसके साथ में जो है नहीं होगा, और ये सभी आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं 68-69 नंबर पर। भारत का कॉफ़ी बोर्ड जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, कैसे क्या सीन है, पूरा देखते हैं। यह भारतीय कॉफ़ी को घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में बढ़ावा देता है। दूसरी बात यह है कि भारत कॉफ़ी बोर्ड की देखरेख में कृषि मंत्रालय
मंत्रालय करता है, देखरेख जो है कृषि मंत्रालय करता है। बोर्ड कॉफ़ी के न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो इसके जो मूल्य निर्धारित करता है वो कौन करता है, तो कॉफ़ी बोर्ड करता है इसका। तो इसमें जो है आपको देखना होगा कि इसमें ना तो ये न्यूनतम बोर्ड करता है, ये प्राइस भी इसका डिसाइड नहीं करता ये बोर्ड जो है, और इसका कृषि मंत्रालय भी द्वारा नहीं किया जाता। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत सरकार की कुछ एजेंसियां उनके द्वारा जो है किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर है इसका। इसके अलावा 70वां क्वेश्चन है जिसमें केवल आ जाए उसको गलत मान लेते हैं, इस बात को मान सकते हैं आप। तो ये जो है 17 क्वेश्चन आपका यहीं से सही हो जाएगा। ये केवल आ गया तो ऊपर वाला गलत है, ये सही है, ठीक है। अब हाँ, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप केवल कोई देखते रहें और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो लॉकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जो है पाई जाती है और ये फायर प्लेटों के फैलाव से बनता है। तो ये आपको माउंट लेवोटोवी जो है लॉकी ये जो है इसके बारे में ये कथन दिए गए हैं। तो इसमें से कौन से सही हैं कौन से नहीं है, तो इसमें देखिए ए जो है सही है और दूसरा आर जो है गलत है। ये महासागर की जो प्लेट है उसको फैलाव बनता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं 72वां क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, अब 72 पे आ गए हम। तो अब ये जो है यहाँ पर एंडी पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हम्बोल्ट करंट एक गर्म जो है महासागरीय धारा है, क्या है, गर्म महासागरीय जो है धारा है। तो ये जो है गलत है, ये गर्म नहीं है, ये ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट। इसके अलावा जो है एंडी पर्वत श्रृंखला 7 देशों में फैली हुई है, ये बिल्कुल सही है, ये 7 देशों में फैली हुई है। तो बी इज़ द राइट आंसर है इसका आंसर बी इज़ द राइट आंसर। ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र की कितनी वृद्धि हो सकती है। तो भैया ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन है एक तरह से। तो इसमें जो है 7.4 क्वेश्चन मीटर जो है समुद्र ऊपर बढ़ सकता है अगर ग्रीनलैंड की पूरी बर्फ पिघल जाए तो। ग्रीनलैंड आप जानते होंगे जिस पर डेनमार्क का कब्जा है, डेनमार्क का जिस पर कब्जा है, आपने देखा होगा जो ये ऐसे करके जो हमारा अमेरिका बना हुआ है उसकी बगल में यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो वो वाला क्या है, ग्रीनलैंड है, ऐसे करके जो देश है वो वाला, उस पर डेनमार्क का कब्जा है, ठीक है। ये चीज़ें आप जो है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन है कि जो है कौन सी झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। तो बताइए कौन सी है पूरी तरह से। लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक एरी। तो 4 दी गई हैं, इसमें से बताएं कौन सी पूरी तरह संयुक्त अमेरिका में स्थित है, क्योंकि बहुत सारी झीलें जो हैं बॉर्डर पे हैं, कनाडा और किसके बीच में, अमेरिका के बीच में। तो आप जो है उसको फंसाने के लिए आपको ये क्वेश्चन जो है दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेक मिशिगन जो है ये पूरी तरह से अमेरिका के अंदर है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हम बताएंगे आपको। अच्छा, 1993 से 2010 के बीच में पृथ्वी घूर्णन में जो है 80 सेमी पूर्व की ओर विचलन हुआ है। तो मुख्य कारण क्या है ये बताएं आप, ठीक है। क्या बताना है आपको, कारण बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भूमिगत जल है जो अत्यधिक धोवन की वजह से जो है इधर उधर थोड़ा बहुत विचलन होता रहता है। तो ये यहाँ पर जो है 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर आज हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, और बहुत ही धूम धड़ाके के साथ अब की बार। देखिए ये धाराएं वगैरह ये सब कंप्लीट करेंगे हम, आपकी महासागरीय धाराएं वगैरह कौन सी कहाँ पर है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम आने वाले हैं, और इसकी PDF चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको सारी टेस्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है आप देख सकते हैं लेक्चर्स, और इसके बाद में जो है आप इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं।
और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।